Started with the chapter. Patriotism beyond politics and religion. It begins with a quote from Swami Vivekanand. So, I had told you that this book is a memoir in which Dr. APJ Abdul Kalam is sharing certain experiences from his life and trying to tell us what we can learn as a reader from those experiences. And also, he has dedicated this book to all the young minds of the country. He was very much interested in influencing the young people, the young generation of country, because he felt that it is the young people who can contribute greatly to the development of the country. उनको क्या लगता था कि जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एज होती है किसी भी इंसान की द होल लाइफ साइकिल वो क्या होती है? इट इज द यंग एज. सो we should focus upon young people if we want to imbibe in them good values and high culture. ठीक है, तो वही टारगेट हमेशा रहता था अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम का. वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज विजिट करते थे, कॉलेजेस विजिट करते थे. और क्यों करते थे? ताकि वो यंग लोगों से इंटरेक्ट कर सके और उनको जो है एक ड्रीम दे सके, एक विजन दे सके कि कैसे वो कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस एसे इट बिगिंस with him sharing with us his daily routine. ना जो उनका रूटीन वो बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो क्या है कि he walks for 5 kilometers every morning. And while he is walking, he absorbs in all the beauty and the music that nature has to that nature uh, provides to us. है ना? He is a person who believes that nature is a great source of pleasure, nature is a great source of beauty, and nature is a great source of music. And if you are walking in the morning, instead of focusing on other things, you should focus upon the beauty of nature. Then he tells us, he keeps on narrating his incident while he was working in Balasore. जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, वी हैड रेड दैट ही इज नोन एज द मिसाइल मैन. ही हैज बीन lovingly called by people as the missile man. Why? Because he had been engaged in the development of missile program of India for a very long time. जो मिसाइल प्रोग्राम है इंडिया का उससे वो एसोसिएटेड रहे बहुत लंबे समय तक, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? द मिसाइल man. So while he was working on this, he is telling us about an incident that happened in Chandipur. Chandipur is located in Orissa. वहाँ पे जो है उन्होंने पृथ्वी मिसाइल जो है वो डेवलप करी थी और उसके लिए जो है उनको क्या चाहिए था? They wanted to conduct a certain test. For that, he needed a place which was within 150 kilometers range of 70 to 80 kilometers range of the ITR, जो कि ITR से 70 to 80 kilometers के radius पे हो. So while they were searching for such a place, they thought about Wheeler Islands. मैंने आपको कहा था I will show you the map so you have an idea कि वो कहाँ है. और see, this is a map of India. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखेगा राइट साइड में ओडिशा. ओडिशा लिखा हुआ दिख रहा है आपको? यस मैम. ओके, नाउ ओडिशा जहाँ पे लिखा है उससे थोड़ा ऊपर आओगे तो आपको दिखेगा बालासोर. वो इस समय कहाँ पे थे? बालासोर में थे.
ठीक है, ये आपने देखा, इट इज बालासोर, और जहाँ पे एक रेड कलर का स्क्वायर बना है इन द दिस इज द बे ऑफ बंगाल, है ना। ये जो पूरी वाटर बॉडी है ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ से बांग्लादेश शुरू हो जाता है, यहाँ पे ये हमारा वेस्ट बंगाल है ऊपर में, दिस इज बांग्लादेश, देन दिस इज वेस्ट बंगाल एंड दिस इज ओडिशा। ठीक है, तो उड़ीसा के पास यहाँ पानी में जो है, जो ये एरो की टिप है, वहाँ पे क्या है, व्हीलर आइलैंड्स। सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे कि ये बालासोर से जो है ये आईटीआर, जो वहाँ पे टेस्टिंग रेंज है, वहाँ से वो पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट करना चाहते थे, और वो मिसाइल को वो कहाँ पे लाना चाहते थे, इन द व्हीलर आइलैंड, कि वो टेस्ट करेंगे तो जो मिसाइल हिट होगी वो कहाँ पे होगी, व्हीलर आइलैंड में। नाउ फॉर दैट दे हैड टू acquire the islands. acquire the islands in the sense कि ये किस स्टेट का पार्ट माने जाती हैं, जो आइलैंड्स हैं वो उड़ीसा स्टेट का पार्ट माने जाते हैं, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्वायर करना था ताकि जो है वो वहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट कर सके। So he met the CM of ओडिशा, बीजू पटनायक। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे, नहीं अभी नहीं पहुंचे थे। The अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर फार अवे। अगर आप यहाँ से देखोगे तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स काफी दूर पड़ते हैं। I will show you where these are the Andamans. यहाँ पे ये आपका ये जो है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है। तो इतना डिस्टेंस नहीं चाहिए था कि बालासोर से जो है वो इतना लंबा डिस्टेंस नहीं, उनको कितना चाहिए था, 70 to 80, and that is why they decided to work on the Wheeler Islands. A helicopter was used to survey the area. Someone proposed asking the fishermen to guide us to the islands. ठीक है, तो उन्होंने किसकी हेल्प ली, फिशरमैन जो वहाँ पे मछली पकड़ने जाते थे, उनको वो टोपोग्राफी बहुत अच्छे से, वो एरिया बहुत अच्छे से पता था, तो उन्होंने फिशरमैन की हेल्प ली और वहाँ पे आइलैंड्स में गए। Who went? My two colleagues, Saraswat and Salvan, drove to a place called Dhamra. From Dhamra, they hired a boat for the day for rupees 250. By the time they reached the island, it was almost dark. Salvan had carried fruits for eating during the journey, but these eventually became their dinner. There was no option but to stay on the island. It was a beautiful night, but my friends, neither familiar with the sea nor used to being marooned on a deserted island, spent it rather fearfully, though they won't confess it and claim instead that they enjoyed it. Early the next morning, they began their survey of the island, which is about 3 kilometers long and 800 meters wide. To their surprise, they saw on the eastern side of the island a Bangladesh flag flying atop a tree with huts nearby. The island was probably frequented by fishermen from the neighboring country. My friends quickly removed the flag. So who went to see the islands first? Saraswat and Salvan, उनके दो colleagues थे। उन्होंने वो धमरा तक गए, फिर धमरा से उन्होंने एक बोट हायर करी फॉर 250 रुपीज, और जो है वो जब तक आइलैंड पे पहुंचे तब तक क्या हो गया था, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। अंधेरा हो गया था। नाउ दिस प्लेस इज अनइनहैबिटेड, है ना, ये जो आइलैंड्स हैं वो अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। सो दे वर वेरी फ्राइटेंड एक्चुअली एट द नाइट, जब कोई भी नहीं था वहाँ पे, और उन्होंने जो है कैंप्स लगाए होंगे वहाँ पे, वो नाइट में स्टे किया होगा उन्होंने, एंड देयर वाज नथिंग एल्स टू ईट, जो वो फ्रूट्स ले गए थे वही उन्होंने खाए। So though it was a very beautiful experience for them, still it was a bit frightful, क्योंकि अकेले किसी आइलैंड में रहना, it is there are animals also, और भी जो है जब पूरी डार्कनेस होती है, there is no light, you feel a bit frightened. It is not a very big island. कितना बड़ा आइलैंड है वो, 3 किलोमीटर्स लॉन्ग है और 800 मीटर्स वाइड था। एंड टू देयर सरप्राइज, उन्होंने क्या देखा कि जो आइलैंड है उसके एक कोने में कुछ हट्स बनी हुई थी, और वहाँ पे किसका फ्लैग लगा हुआ था, बांग्लादेश का। सो परहैप्स सम फिशरमैन वहाँ से आए होंगे बांग्लादेश से, और उन्होंने वो फ्लैग वहाँ पे लगाया। सो व्हाट दे, सालवान एंड सारस्वत, द फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डिड,
they removed the flag. In the next morning, जब morning हुई तो उन्होंने पूरा island घूम के देखा. Things moved fast thereafter. The district authorities, including forest and environment officers, visited the island. Soon after, I got the defense minister's clearance to acquire the islands. The formalities were gone through with the Orissa government and the forest department to transfer the land. I personally met the concerned senior officials to make the file move to the desk of the CM. I also wrote a detailed letter to the CM explaining why we needed the islands for DRDO work, especially for use as a range for experimental purposes. So all the paperwork had to be done. उसमें जो है उन्होंने खुद जो है he had to move the files. He had to get the files moving, and with his own efforts he got all the paperwork done. है ना, ऐसा नहीं है कि हम साइंटिस्ट है तो हम पेपर वर्क नहीं करेंगे. He took personal interest in every step of the acquisition of the island. और उन्होंने सीएम को एक डिटेल्ड लेटर भी लिखा कि क्यों why this island is important for DRDO work, क्यों उनको ये आइलैंड चाहिए और क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है इस आइलैंड की. We had already done preparatory work before moving the application. There were typical questions about fishing activity in the vicinity, the disturbance that might be caused to turtle migration, and above all, the cost of the islands. Within 10 days, we got an appointment from the CM. I had heard a lot about Chief Minister Biju Patnaik, particularly about his days as a pilot and his friendship with President Sukarno. When I entered the CM's chambers with Major General K.N. Singh and Salwan, he welcomed us warmly. To me, he exclaimed, "Oh, my friend Kalam, I have followed your work from the time of Dr. Sarabhai to now. Whatever you ask, I will give." In my presence, he signed the Orissa government's decision to give to DRDO all the 4 islands and said, "Kalam, I have given the approval you asked for. I know you will use it well. Your mission, the missile program, is very important to the country. Anything needed from Orissa will be yours." Then suddenly he held me and gave me a very affectionate hug. He said in a demanding tone, "Kalam, you have to give me a promise and assurance to the nation. The day India makes its own ICBM, I shall be stronger as an Indian." There was silence. I had to respond immediately. Biju Patnaik was a man with a tremendous personality and deeply impressive as a leader too, one whose love for the nation transcended politics. I looked straight into his eyes and said, "Sir, we will work for your mission. I will discuss your thought in Delhi." Okay, so what happened? Biju Patnaik, he was the CM of Odisha at that time. So within 10 days, when all the paperwork was done, they were invited by the CM to brief him. So when they reached the CM, he welcomed them very warmly. And he said that whatever help is required from Orissa, I am going to give it. क्योंकि ये जो काम हो रहा है, जो DRDO काम कर रहा है मिसाइल डेवलपमेंट का, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इंडियंस, है ना. उससे जो है जो हमारी सिक्योरिटी मजबूत होती है, उसकी वजह से जो है किसको फायदा होगा, सबको फायदा होगा. तो ही वॉज रेडी टू फुली कोऑपरेट ऑन वट एवर लेवल रिक्वायर्ड टू मेक द टास्क ईजी फॉर हिम, फॉर द साइंटिस्ट, कि जो है वो जो भी काम करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कर पाए, उसमें उनको कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े on account of the government of Orissa. And he also knew Kalam. DRDO means? Beta, DRDO is the name of the agency which develops. DRDO is the name of the agency which develops missile and weapons for India. India की जो है अपनी एजेंसी है, उसका फुल फॉर्म है डिफेंस डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ओके. DRDO जो है हमारी, जैसे आप नासा का नाम सुनते हो ना अमेरिका में, वैसे ही जो है DRDO हमारी एजेंसी है जो कि डिफेंस के डिफेंस सिस्टम्स जो है वो इंडिया के लिए डेवलप
करती है, ठीक है. इट इज अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर कलाम वॉज अ मेंबर ऑफ DRDO. DRDO के ही साइंटिस्ट थे, एम्प्लॉय थे. ओके, सो व्हाट हैपेंड? Some 40 years ago now, he is telling us about Biju Patnaik. Biju Patnaik had taken special interest in Kalam. उन्होंने जो है जब वो पटनायक से मिलने गए थे, बीजू पटनायक से, तो उन्होंने क्या बोला कि आई हैव फॉलोड ऑल योर वर्क सिंस द डेवलपमेंट ऑफ, सिंस यू हैव वर्कड विद सारा भाई, डॉक्टर सारा भाई के साथ आपने जब से काम किया है तब से मैंने आपके सारे काम फॉलो करे हैं, एंड आई नो दैट you are a very good scientist. So now Dr. Kalam, he is telling us a story about Biju Patnaik. Some 40 years ago, the daredevil Biju Patnaik piloted his Kalinga Airways plane into Jakarta to find Indonesian President Sukarno in the first flush of fatherhood. Sukarno's wife had delivered a baby, and the family was searching for a name for the newborn girl when Biju Da called on them. So this was, he had referred to this earlier also, कि Biju Patnaik was a very good friend of President Sukarno. Who is President Sukarno? He is the president of Indonesia. है ना, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं सुकार्नो, उनसे जो है बीजू पटनायक की, जो कि ओडिशा के CM हैं थे, सॉरी, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी. तो 40 इयर्स अगो, अब वो 40 इयर्स पहले की स्टोरी बता रहे हैं कि बीजू पटनायक ही वॉज अ पायलट, तो वो अपना एयरक्राफ्ट जो है खुद उड़ा के जकार्ता पहुंचे. जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, जहाँ पे कि प्रेसिडेंट सुकार्नो रहते हैं. और तभी क्या हुआ था, सुकार्नो's वाइफ हैड डिलीवर्ड अ बेबी, उनकी एक बेटी हुई थी, और वो उस बेटी के लिए क्या कर रहे थे, एक नाम ढूंढ रहे थे. Sukarno explained the problem on hand to the visitor from India. Biju Patnaik cast his mind back to the clouds that had greeted the baby's arrival and suggested the Sanskrit equivalent for them. Sukarno's daughter was promptly christened Meghavati, and thus the daughter of the leader of the world's largest Muslim nation got a Hindu name. For great men, religion is a way of making friends. Small people make religion a fighting tool. So this is the crux of the essay, of this chapter. What he wants to, what is the message that he wants to convey is that religion is a thing which binds people together. Good people, wise people, they use religion to forge bonds with each other, and people who are not wise, what they do, they make it a fighting tool. जो लोग समझदार होते हैं, जो कि ग्रेट हैं, वो क्या करते हैं, वो रिलीजन को एक टूल बनाते हैं फ्रेंड्स बनाने के लिए. और जो लोग ना समझ हैं, जिनमें जो है इतनी बुद्धि नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो रिलीजन को टूल बनाते हैं आपस में झगड़ा करने के लिए. और इसके लिए जो है वो हमें एग्जाम्पल देते हैं कि जो प्रेसिडेंट सुकार्नो है वो कहाँ के प्रेसिडेंट है, इंडोनेशिया. एंड इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री. वहाँ पे जो है मुस्लिम पॉपुलेशन, मतलब वहाँ की जो पूरी पॉपुलेशन है वो क्या है, वो मुस्लिम पॉपुलेशन है. और बीजू पटनायक वॉज अ हिंदू, और उन्होंने जो है संस्कृत में उनकी बेटी के लिए नाम सजेस्ट किया, और सुकार्नो ने जो है उसका, अपनी बेटी का जो है नाम संस्कृत में ही रखा. वो क्या था, मेघावती, क्योंकि जिस दिन उसकी बर्थ हुई थी उनकी बेटी की, उस दिन क्या थे, बहुत ज्यादा बादल थे, बहुत मौसम खराब था, और इसीलिए जो है उसका क्या नाम रखा गया, मेघावती. So how the friendship between people belonging to different religions, by showing the friendship between people belonging to different religions, two religions, he is trying to send across the message that religion is a thing which binds people together, which brings about cohesion, not a thing which breaks people.
ठीक है, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो है रिलीजन को कभी हमें फाइटिंग टूल नहीं बनाना है, उसे लड़ाई का मुद्दा नहीं बनाना है। रिलीजन को हमें क्या करना है, बिकॉज देर इज सो मच कॉमन बिटवीन एवरी रिलीजन, चाहे आप क्रिश्चियनिटी ले लो, चाहे आप हिंदुइज्म ले लो, चाहे आप इस्लाम ले लो, तो जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर रिलीजन में कॉमन होती हैं, लेकिन हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं कि क्या चीज़ कॉमन नहीं है, क्या डिफरेंट है, और फिर उस चीज़ के ऊपर लेके हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं. सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. Many years later, after several political upheavals, Megawati Sukarnoputri, would become first the vice president and then the president of Indonesia. और जब मेघावती सुकार्णोपुत्री जो है जब वो बड़ी हुई, तो she was the vice president and also then the president of Indonesia. Lament, my friend, at the passing away of a generation of politicians with a voice, vision, and reach that went far beyond our borders. Lament at our state sponsored, abnormal, and paranoid fixation with a particular country that has blinded us to the rest of the world, including the third world, which we used to head not so long ago, and weep softly at what we have reduced ourselves to in the Comity of Nations. For a large country with a billion people, a country with a thriving industry and a large pool of scientific talent, a country, moreover, that is a nuclear power, India does not count for as much as it should. In terms of our influence in world affairs, probably no other country is so far below its potential as we are. So what is he saying? Lament. Lament means he's saying it is very sad. Hmm? It is very sad. ये बहुत ही दुखद है. क्या दुखद है? कि we have lost a generation of politicians who had a vision. जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अब उनके पास क्या नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, उनकी अपनी पर्सनालिटी नहीं है. इट वॉज द पर्सनालिटी ऑफ बीजू पटनायक, है ना, कि उन्होंने जो है आसपास के जितने भी नेशंस थे उनसे अच्छी जो है अपनी फ्रेंडशिप बना के रखी. बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि जो आज के पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपनी छोटी छोटी पॉलिटिक्स में उलझे रहते हैं. वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि दे हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद द पीपल, with the countries around them. हमारा जो एक फोकस रहता है वो हमेशा वन नेशन पे रहता है. एंड व्हाट इज दैट वन नेशन? पाकिस्तान, है ना. इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे ही पूरा टाइम जो हमारी फॉरेन अफेयर्स हैं वो उस पे फोकस्ड रहते हैं. एंड वन टाइम वी यूज्ड टू बी द लीडर फॉर द एशियन कंट्रीज. एक टाइम था जब हमारे श्रीलंका से बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, एक टाइम था जब हमारा नेपाल से बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, एक टाइम था जब हमारा इंडोनेशिया से बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, भूटान से बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. बट व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज आवर होल फोकस इज अपॉन पाकिस्तान, वी आर लूजिंग द अदर नेशंस which used to be our friends. And he's saying that we have so much potential in us. हमारे यहाँ इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे द पॉपुलेशन इज सो मच, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारी इंडस्ट्रीज थ्राइव कर रही हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ साइंटिफिक टैलेंट, एंड वी आर ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर. स्टिल we do not have the kind of influence upon our neighbors as or on the world as we should have been. After Pokhran II, the West speaks about India and Pakistan in the same breath. Is it not in our national interest to demonstrate to the world that we can think of a world beyond Pakistan? That we are a qualitatively better, more mature and secular country with a greater commitment to the values of democracy and freedom. During March 2002, I was teaching about, so what is he saying? When India had conducted the second nuclear test, it was believed the Western countries, the European countries, what they thought, they started talking about Pakistan and India as same countries. Same countries meaning countries
who support violence. Okay, there was an international furor. इंडिया की उस समय जब पोखरण का टेस्ट किया था इंडिया ने न्यूक्लियर, बिकॉज उस समय न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात चल रही थी वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया। सो अमेरिका और जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इंडिया के अगेंस्ट बोला, और क्या बोला कि इंडिया और पाकिस्तान हैव बिकम द सेम, वो एक जैसे हो गए हैं। और क्यों एक जैसे हो गए हैं? क्योंकि दे हैव स्टार्टेड, बिकॉज इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग अ फिलोसफी ऑफ वायलेंस। इंडिया ने भी जो है क्या सपोर्ट करना शुरू कर दिया है? वायलेंस। सो व्हाट इज ही लैमेंटिंग, व्हाट इज ही सेइंग? दैट it was it was in our national interest to do the nuclear test, but still हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें अपने एंगेजमेंट्स और भी कंट्रीज से, आसपास की कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से बढ़ाने चाहिए। और कैसे बढ़ाने चाहिए? ताकि हम उनको दिखा सकें कि हम ज़्यादा मैच्योर हैं, हम ज़्यादा सेक्युलर हैं, एंड वी बिलीव इन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। ही थिंक्स दैट इंडिया इज नॉट डूइंग दैट। During March 2002, I was teaching about 200 final year students of engineering at Anna University, and I gave a series of 10 lectures on technology and its dimensions. On the final day of the interaction, there was a discussion on dual use technologies. One of the students raised a question. Sir, I have recently come across Dr. Amartya Sen's statement that the nuclear weapon test conducted in May 1998 by India was ill conceived. Dr. Amartya Sen is a great economist and a Nobel laureate who is much respected for his ideas on development. A comment from such a personality cannot be ignored. What is your view on his comments? So now he is saying, Dr. Abdul Kalam, he was also involved, he was in the Pokhran test, जो second Pokhran test हुआ था हमारा 1998 में, उसमें जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी उस साइंटिफिक प्रोजेक्ट में थे। ठीक है, सो ही इज सेइंग कि 2002 में जब वो लेक्चर दे रहे थे अन्ना यूनिवर्सिटी में, उनका 10 लेक्चर्स की सीरीज थी, तो ऑन द लास्ट डे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो वहाँ पे एक स्टूडेंट था, उसने क्या पूछा उनसे कि जो है डॉक्टर अमर्त्य सेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो। तो उन्होंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था 1998 में, वो इंडिया में नहीं होना चाहिए था, वो बहुत बिना सोचे समझे इंडियन गवर्नमेंट ने किया। एंड सिंस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, तो द स्टूडेंट वांट्स टू नो कि अमर्त्य सेन जो कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, तो इज इट ट्रू? क्या ऐसा सच में था कि जो है इंडिया को नहीं करना चाहिए था? I acknowledge the greatness of Dr. Amartya Sen in the field of economic development and admire his suggestions such as that thrust should be given to primary education, I said. At the same time, it seemed to me that Dr. Sen looked at India from a Western perspective. In his view, India should have a friendly relationship with all countries to enhance its economic prosperity. I agree. But we must also bear in mind India's experience in the past. Pandit Nehru spoke in the United Nations against nuclear proliferation and advocated zero nuclear weapons in all the countries. We know the result. One should note that there are more than 10,000 nuclear warheads on American soil, another 10,000 nuclear warheads are on Russian soil, and there are a number of them in the UK, China, France, Pakistan, and some other countries. The START second and the recent agreements between the US and Russia only talk about reducing the number of nuclear warheads to 2,000 each, and even these agreements are limping. Nobody takes the reduction of warheads in serious terms. There should be a movement by those who are against the May 1998 test in America and Russia or other Western countries to achieve zero nuclear weapons status. It is essential to remember that two of our neighboring countries are armed with nuclear weapons and missiles.
Can India be a silent spectator? So what is he saying? He's saying that we cannot dispute that Dr. Amartya Sen is a very good economist, और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि हमें जो है किस पे काम करना है, हमें अपनी कंट्री में प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना है. जब बच्चे पढ़ेंगे तभी हमें एक ऐसा यूथ मिलेगा जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे एट द सेम टाइम. ठीक है. नाउ ही इज कमिंग टू द पॉइंट जहाँ पे कि डॉक्टर सेन ने क्या बोला है कि हमें न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने चाहिए थे. ठीक है. सो ही इज सेइंग कि इंडिया is surrounded by nations who have nuclear weapons. है ना. हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान, फिर जो है अगर आप रशिया की बात करो, आप यूरोप की बात करो, अमेरिका की बात करो, देयर आर सो मेनी न्यूक्लियर वेपन्स ऑन देयर सॉइल. उन्होंने इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डेवलप किए हुए हैं. एंड पंडित नेहरू जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो है यूएन में कहा था कि वी सपोर्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. तो किसी ने उनकी बात मानी कि जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो नहीं बनने. सारी कंट्रीज में जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की का डेवलपमेंट हुआ. सो वी बिलीव दैट देयर शुड बी नो न्यूक्लियर वॉर. नहीं होनी चाहिए न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं होने चाहिए. स्टिल सारी कंट्रीज में है. और उसके बाद जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो क्या हुआ, तब जो है रशिया ने भी बोला, तब जो है यूरोपियन कंट्रीज ने भी बोला, अमेरिका ने भी हमें कंडेम किया. हमें कंडेम करने के बजाय अगर वो कुछ करना चाहते तो वो क्या कर सकते थे, वो अपनी कंट्री में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कम कर सकते थे. है ना. अगर वो सीरियसली लेते इस चीज को, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को, कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स कम करने हैं, तो वो हमें कंडेम करने की बजाय they should have set an example. वो औरों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें और अपने न्यूक्लियर वेपन्स कम करें. तभी जो है उनके पास राइट है ये कहने की कि इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहिए था. इट इज इम्पोर्टेंट टू बी प्रैक्टिकल. हमारी फिलॉसफी जो है इंडिया की वो क्या है कि हम वी विल नेवर यूज अ न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट. कि हम कभी भी जो है किसी वॉर में पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएंगे. लेकिन अगर कोई हमारे अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज करता है देन वी शुड हैव सो मच ऑफ रिसोर्सेज कि हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें, उसके अगेंस्ट हम भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकें. ठीक है. सो इंडिया बिलीव्स इन नॉन न्यूक्लियराइजेशन. लेकिन जो लोग हमें इंडिया को कंडेम कर रहे हैं, अमेरिका, रशिया या फिर वेस्टर्न कंट्रीज, उन्हें अपने तरफ देखना चाहिए और क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, खुद के न्यूक्लियर वेपन्स कम करेंगे. India has been invaded in the last 3,000 years by a succession of conquerors, including the British, French, Dutch, and Portuguese, either to enlarge their territory or to spread a religion or to steal the wealth of our country. Why is it India never invaded other countries, with a few exceptions in the Tamil kingdoms? Is it because our kings were not brave enough? The truth is, Indians were tolerant and never understood the true implications of being ruled by others for generations. But after the long independence struggle, when we got our freedom and the country got united and has physical boundaries, is it possible to remain with economic prosperity as the only goal? The only way to show the strength of the country is the might to defend it. Strength respects strength and not weakness. Okay, so what is he saying? We were invaded by in the last 3,000 years. जो हमारी पूरी हिस्ट्री है 3,000 years की, उसमें जो है इंडिया पे बहुत लोगों ने इन्वेड किया. इन्वेड मतलब अटैक किया. They were British forces, फ्रेंच भी आए हमारे कंट्री में, डच भी आए, पोर्चुगीज भी आए, and they had their selfish interests. क्या चाहते थे, या तो वो अपनी बाउंड्री बढ़ाना चाहते थे, या फिर जो है वो अपना रिलीजन स्प्रेड करना चाहते थे, या फिर वो हमारे जो भी हमारी वेल्थ थी उसको लेना चाहते थे. है ना. सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्वेजन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. बट अगर आप इंडिया की हिस्ट्री में देखो तो क्या आपने देखा कि हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े किंग्स थे. है ना. देयर वर मेनी पावरफुल किंग्स.
There were many great kings, but they never thought of invading other countries. उन्होंने कभी भी जो है दूसरी कंट्रीज को इन्वेड करने की नहीं सोची, है ना? So why was it? ऐसा क्यों था? The truth is, Indians were tolerant and never understood the true implications of being ruled by others for generations. ठीक है, और जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया तब हमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी अंडरस्टूड व्हाट इट इज टू बी रूल्ड ओवर बाय अदर कंट्री, और हमारा इतना लंबा फ्रीडम स्ट्रगल चला. सो वी नो दैट वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इन्वेजन और रूल फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना? हमारी जो हिस्ट्री है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी कंट्री को अपने ऊपर इतना पावरफुल नहीं होने देना है कि जो है वो हमारे ऊपर रूल करने लगे या फिर वो हमारी वेल्थ हमसे छीन के ले जाए. तो हाउ यू कैन बेटर दिस, कैसे जो है ऐसा हो सकता है कि जो है लोग हमें रिस्पेक्ट से देखें और कंट्रीज. नोबडी लुक्स एट वीक विद रिस्पेक्ट. जो लोग वीक होते हैं उनको क्या करते हैं, जो लोग और पावरफुल होते हैं उनको हमेशा बुली करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, है ना? सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ. हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि जो है कोई भी कंट्री ऐसा सोच भी ना सके कि वो कभी हमारे ऊपर रूल कर पाए. एंड आप कैसे इतने स्ट्रॉन्ग बन सकते हो? The only way to show the strength of the country is the might to defend it. अगर आपके पास इतनी पावर है कि आपके ऊपर कोई अटैक करे तो आप उसको हरा सको, आप अपने आप को डिफेंड कर सको. Strength means military might and economic prosperity. अब जो ये इतनी पावर है ये आपको दो तरीके से मिल सकती है. पहला है कि आपने अपनी इतनी मिलिट्री माइट, इतनी मिलिट्री पावर आपने स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि कोई भी अगर अटैक करेगा आप अपने आप को डिफेंड कर सकोगे. और दूसरा, आपके अंदर इतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है कि जो है इफ यू आर besieged by all countries, अगर सारी कंट्रीज क्या करें, आपका बहिष्कार कर दें, तो भी जो है आप क्या कर सको, अपनी इकोनॉमी चलाते रहो. या फिर आपकी इकोनॉमी से बाहर लोगों को इतना फायदा हो रहा है कि वो आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना ना चाहें, है ना? सो there are two dimensions to security. The first is the military might and the second one is the economic prosperity. आपको दोनों एरियाज में स्ट्रॉन्ग रहना है. The decisions and policies of the UN Security Council are dictated by the countries who possess nuclear weapons. How is it we did not get a seat in the Security Council so far, but now other nations are recommending that India be made a member? Okay, I'll stop here because we cannot finish it here, or we cannot finish it today. I wanted to talk to you all people.